हाय गाइस, तो आज हम देखने वाले 11th का चैप्टर जिसमें है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। अब ये टॉपिक क्यों आपको पहले चैप्टर में दिया गया है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया हाउ वास्ट साइकोलॉजी कैन बी और कितने ब्रांचेस है, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब लग सकता है और कौन सी ब्रांचेस है जिसमें आपको परफेक्शन मिल सकता है या फिर फ्यूचर में आपको उसमें स्कोप भी मिल सकता है। जस्ट फॉर दैट पर्पज दिस टॉपिक इज इन 11th NCERT फॉर साइकोलॉजी। So without wasting time, let's get started. Just let me get in the space. Mind station. तो आई एम विक्रम विद यू फॉर थ्रू आउट द सेशन। अगर आपने पहले के सेशंस नहीं देखे तो जाके देखिए, आपको पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे पहले चैप्टर पे। और दिस वुड बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट। साइकोलॉजी इन रेगुलर लाइफ भी कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, बट ऐसा समझो कि दिस वन इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी इन दिस पार्ट। तो ऊपर से मैं आपको बता दूँ कि कोर ब्रांचेस कौन से हैं। पहली कोर ब्रांच है बेसिक ब्रांचेस, जो कि है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज सोशल एंड पर्सनल ब्रांचेस, जैसे कि हमारी सोशल साइकोलॉजी है। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी मोस्टली सब लोगों को पता होगा, ये हमारे लाइफ कोचेस यूज़ करते हैं। एंड सेकंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये आपको थेरेपी हो या फिर आपको आइडेंटिफाई करने में हो आपके प्रॉब्लम्स, उसमें मदद करती है। अगर आपको डिप्रेशन होगा, सैडनेस होगी, थोड़ा एंजाइटी होगा, जो कोई भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, उसके लिए हम काउंसलिंग साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब ये है, इसके लिए आपको चाहिए RCI, अदरवाइज यू कैन ओनली वर्क अंडर, मतलब खुद का अगर शुरू करना है तो RCI का लाइसेंस चाहिए, जिसके लिए आपको MPhil, जिसका नाम MA क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, RCI अप्रूव्ड, या फिर PDCP चाहिए, अदरवाइज आपको PsyD चाहिए जो कि RCI का अप्रूव्ड होगा। अदरवाइज़ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा, बट ऐसी अगर आपको क्लिनिकल प्राइवेट प्रैक्टिस करनी हो तो यू नीड दिस। तो इसमें है पहला क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स होता है। नेक्स्ट अबनॉर्मल साइकोलॉजी है, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑफ अंडरस्टैंडिंग अनयूजुअल बिहेवियर्स। एंड हेल्थ साइकोलॉजी है, जिसमें आपको माइंड बॉडी का कनेक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इन सबको मिला के आपका सेक्टर बनता है हेल्थ एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का। नेक्स्ट इज अप्लाइड साइकोलॉजी। अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, हियर यू विल गेट टू सी एजुकेशनल साइकोलॉजी, जहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, NGO, स्पेशल स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में यूज़ होती है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, अब ये है वर्क प्लेस बिहेवियर, प्रोडक्टिविटी या फिर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ये यूज़ होती है। या फिर HR सेक्टर, पता है आपको, हायरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज वाला। एंड नेक्स्ट इज़ फॉरेंसिक साइकोलॉजी, जिसमें आपको मिल सकता है कि हाउ क्रिमिनल्स डू देयर जॉब या फिर क्रिमिनल की मेंटालिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ों पे काम करती है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज सोशल ब्रांचेस। क्या लगता है सोशल ब्रांचेस? ये हमारे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, कंपैरेटिव साइकोलॉजी जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती है। सो दीज आर द मेन ब्रांचेस, और इनके अंडर हम स्पेशल एक ब्रांच पे काम करने वाले हैं। तो आधे घंटे के लिए मेरे साथ रहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबनॉर्मल साइकोलॉजी। आई नो आपने बहाने से साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट चूज़ किया है, बट ट्रस्ट मी साइकोलॉजी इज़ वे मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट। जस्ट रब मी दैट है, सो सॉरी, मैंने मिटा दिया मैंने उसको। हाँ, तो अब देखते हैं अबनॉर्मल साइकोलॉजी। क्या है अबनॉर्मल साइकोलॉजी? उस बिहेवियर जो नॉर्मल से हटके है, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से अनयूजुअल है। अब देखो, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से थोड़ा सा अलग बिहेवियर पैटर्न दिखाता है, उसे हम अब नॉर्मल दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सारे लोग हंस रहे हैं, बस उसी चीज़ पे एक इंसान रो रहा है या फिर अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, उसे हम अब नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। बट ये कहीं ना कहीं पे हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी जा सकता है या फिर डिसऑर्डर्स में भी आ सकता है। तो उसे स्पेशली स्टडी करने के लिए हमारे पास है अब नॉर्मल साइकोलॉजी। और आपको अगर बताया जाए तो RCI इसमें आपको ट्रीटमेंट देने को काम आती है। जो सीवियर पेशेंट्स को देख सकते हैं RCI अप्रूव्ड ही, ठीक है, जिसमें साइकियाट्री है, नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है।
जो जो RCIP होना चाहिए। अब साइकेट्रिस्ट होने के लिए आपको पहले तो MBBS कंप्लीट करने के बाद साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। और अगर आपको RCI चाहिए, जिसको तो ट्रीटमेंट दे सकते हैं इन पेशेंट्स को, दूसरा उन्हें डायग्नोस कर सकते हैं, और डायग्नोस करने के बाद उन्हें थेरेपी भी दे सकते हैं। उनके पास RCI होना चाहिए इन सीवियर डिसऑर्डर्स के लिए। अब कौन से सीवियर है, ध्यान से देखो। अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, सबसे पहले है हमारे एक्सट्रीम एंजाइटी बिफोर एग्जाम। ये नॉर्मल है, इसको RCI वाला क्या, बिना RCI वाला साइकोलॉजिस्ट भी देख सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। नॉर्मल सा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो कुछ भी है उसे हम नॉर्मली दे सकते हैं। बट अगर बहुत एक्सट्रीमली है, जैसे कि बाईपोलर है हमारा, बाईपोलर है या फिर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इनके लिए आपको RCI वाला ही चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस दिखाते हैं, मार सकते हैं, खुद को हार्म कर सकते हैं, दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। ठीक है, बट डे टू डे लाइफ में अगर उन्हें नॉर्मल एंजाइटी एंगर हो रहा है, तो उन्हें सिर्फ सिंपल सी थेरेपी से भी काम बन सकता है। रही बात OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अब ये सीवियर लेवल हो, मॉडरेट लेवल हो, या फिर उससे भी अंडर प्रॉब्लम हो, मतलब सिंपल सा प्रॉब्लम होगा, तो भी इसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। बट ट्रीटमेंट देने के लिए आपको RCI ही मांगता है। नेक्स्ट, मतलब OCD क्या होता है, बार बार हाथ धोना या फिर बार बार कोई चीज़ पे ध्यान देना। अब बार बार हाथ धोना मतलब उसे एंजाइटी होती है क्लीन ना होने की वजह से। अब दूसरा है शेप, मतलब चीज़ों को एक आइडेंटिकल ऑर्डर में रखना या फिर कलर में, सेम कलर में रखना। फॉर एग्जांपल, अगर अलग अलग कलर के साथ उसे नहीं रख सकता है, उसे सिर्फ एक ही कलर पसंद है, तो वो सारी चीज़ें एक ही कलर की प्रेफर करना पसंद करेगा। फॉर एग्जांपल, उसने एक बार गैस ऑन किया और बंद कर दिया, तो बार बार जाके वो गैस चेक करेगा कि यार हैव आई टर्न्ड ऑफ द गैस, हैव आई टर्न्ड ऑफ द गैस। यही बार बार रिपीटेड एक्शन वो बार बार करता रहेगा। बार बार हाथ धोएगा क्योंकि उसे जर्म से डर लगता है, उसे एंजाइटी होती है, कहीं ना कहीं मेरे हाथों पे जर्म्स होने लग गए। तो ये सारे स्टडी करने के लिए तुम्हारे पास कौन सा फील्ड है, अब नॉर्मल साइकोलॉजी। अब डिप्रेशन भी लेवल के वाइज डिपेंड रहती है। अगर सीवियर लेवल है तो आपको क्लिनिकल ही उसका दवाई नहीं, क्लिनिकली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि पूरी तरह से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, खुद की जान पे आबू हो जाना, बार बार जान ले लेना, खुद को सेल्फ हार्म करना, या फिर किसी के साथ भी इंटरेक्ट ना करना, सेल्फ आइसोलेट हो जाना, ये सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए आपको अब नॉर्मल साइकोलॉजी ही बताएगी उनके सारे सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब नॉर्मल का मतलब सिर्फ पागल होना नहीं है। ठीक है, ये तो आपको बताने वाला पॉइंट है। की फोकस एरियाज कैसा है, ईटियोलॉजी, मतलब प्रॉब्लम क्या है ढूंढना, कि ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है, ईटियोलॉजी। डायग्नोसिस, क्या प्रॉब्लम हो रहा है पर्टिकुलर पर्सन को, OCD है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, या फिर बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर है, व्हाट इज़ द एग्जैक्टली प्रॉब्लम, उसे डायग्नोस करना मतलब ढूंढना। डायग्नोस मतलब प्रॉब्लम को ढूंढना। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बताते हो कि मुझे बॉडी में ये पेन हो रहा है, ये पर्टिकुलर जगह पे ये पेन हो रहा है, तो वो कहता है जाओ आप स्कैनिंग करके आओ, डायग्नोस करके आओ, जाके स्क्रीनिंग करके आओ। तो वो स्क्रीनिंग करने के बाद आपको रिपोर्ट मिलती है, जिस रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। जस्ट लाइक दैट, डायग्नोसिस के लिए आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों भी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। अब प्रॉब्लम पता चली, अब प्रॉब्लम पता चलने के बाद उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अब सुधारना भी तो पड़ेगा, उसे ट्रीट करना पड़ेगा पेशेंट को। अब इसे कैसे ठीक करना है, ये सारी ट्रीटमेंट में आता है। प्रिवेंशन, मतलब अभी प्रॉब्लम तो हमने सपोज सॉल्व भी कर लिया, तो अब उससे बचना कैसे है, फ्यूचर में अगर वो वापस हमें हो जाए ना हो जाए, उसके लिए हमें कैसे एटमॉस्फेयर में रहना है, क्या फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें हम प्रिवेंशन में जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कौन से सेक्टर में देखेंगे, अब नॉर्मल साइकोलॉजी। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा इनसाइट अगर आपको बताऊं तो DSM-5, अब DSM-5 वो क्लासिफिकेशन है डिसऑर्डर्स का जिसमें डायग्नोसिस भी लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है और थेरेपीज भी लिखी हुई है, मतलब हाउ यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। प्रिवेंशंस भी लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें इसमें क्लासीफाई करके दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे बायोसाइकोलॉजी, मतलब बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें हमारे बॉडी के प्रोसेस हमारे बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है, तो वो एंजाइटी हमें बायोलॉजिकली कैसे अफेक्ट करती है। देखो, एंजाइटी कस हुई तो उसमें बायोलॉजिकल रिजल्ट्स क्या देखेंगे, जैसे कि हाथों को पसीना आना, शिवरिंग होना, माइंड ब्लैंक हो जाना, ये सारे हमारे बायोलॉजिकल सिम्टम्स है। या फिर हमारी नींद उड़ जाना, तो ये बायोलॉजी पे तुम्हारी अफेक्ट कर रही है। तो इसमें कौन से एरियाज पे फोकस करती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंट्रोल नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारी नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट हमारे हार्मोन्स उस पर कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड हमारे जेनेटिक्स उससे कैसे कनेक्टेड है। ये सारे रीजंस बताने के लिए हमें कौन काम करता है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डोपामीन हाई होता है तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, ये हमारा डोपामीन बताता है। नेक्स्ट, अगर कोर्टिसोल ज़्यादा हाई हो गया तो हमें स्ट्रेस बढ़ेगा। ये रीजंस देने के लिए हमें बायोलॉजिकल साइकोलॉजी की मदद लेनी पड़ती है, सो दैट वी कैन एक्सप्लेन देम बायोलॉजिकल रीजंस दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग, कि हमारे ब्रेन में क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जिस वजह से आपके बायोलॉजी भी खराब हो रही है और आपका मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले हमारे हैंड स्वेटी होते हैं, हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं, माइंड पूरी तरह से ब्लैंक पड़ जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमें एंजाइटी हो रही है एग्जाम को लेकर। दैट्स वाई ये हमारे बायोलॉजिकल सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। ये सब बायोलॉजी कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, ये दिखाने के लिए हमें चाहिए माइंड एंड ब्रेन की एक्टिविटी दिखाने के लिए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है अब क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, अब हमने देखा क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंडर हमने अबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। अब अबनॉर्मल साइकोलॉजी तो एक छोटा सा ब्रांच हो गया क्लिनिकल सेक्टर में। अब क्लिनिकल सेक्टर किसे डील करता है, सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया। अब क्लिनिकल सेक्टर में घुसने के लिए आपको आरसीआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नीड आरसीआई फॉर क्लिनिकल सेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें कौन से पोजिशंस आपको मिलेगी, ध्यान से देखो। पहला है साइकेट्रिस्ट, जो कि आपको गोलियां प्रिस्क्राइब कर सकता है, बट साइकोलॉजिस्ट आपको गोलियां प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो आपको थेरेपी दे सकता है, आपके टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। बाकी ट्रीटमेंट थेरेपी आपको साइकेट्रिस्ट भी दे सकता है, बट उसका मोर ओवर फोकस होता है गोलियों पे, कि कौन सी गोली देने से आपका ब्रेन थोड़ा सा शांत रहेगा, अग्रेसिव बनेगा, रिलैक्स रहेगा, वो सारी चीज़ें साइकेट्रिस्ट देखता है। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से बनता है दोनों का काम। मतलब क्लिनिकल सेटअप में आपको दोनों की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये प्रोवाइड कर रहे हो। हाँ, ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस में आप सिर्फ टेस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हो, असिस्मेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड देन थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हो, बट वो भी क्लिनिकल सीवियर डिसऑर्डर्स के लिए ही। रिलेशनशिप के लिए भी काम आ सकते, बाकी सारी चीज़ों के काम आ सकते हैं, बट आरसीआई आपको सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन वाला भी एक कोर्स होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको पेशेंट को भर्ती करवाना होता है, और भर्ती करने के बाद आप उन पर ट्रीटमेंट कंडक्ट कर सकते हैं, उससे कहते हैं रिहैबिलिटेशन। मतलब उसमें अगर कहे तो अगर कोई एडिक्शन वाले पेशेंट है या फिर सीवियर डिसऑर्डर वाला पेशेंट है, उन सबको भर्ती करवाने के लिए आपको राइट्स मिल जाते हैं क्लिनिकल सेक्टर में। अब रही बात स्किज़ोफ्रेनिया, एडिक्शन, ADHD, ये सारे सीवियर क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं। सीवियर डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर के सेक्शन में बताया, वो सारे क्लिनिकल सेक्टर में ही आप क्योर कर सकते हो। विदाउट क्लिनिकल सेटअप यू कैन नॉट वर्क ऑन दिस। विदाउट आरसीआई फिर भी आपको काम करना है तो आपको सुपरविजन के अंडर ही काम करना पड़ेगा, आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया मतलब मुझे आवाज़ आ रही है, तो मुझे आवाज़ आ रही है तो उसने बताया साइकेट्रिस्ट को। अब साइकेट्रिस्ट उसका दिमाग शांत करने के लिए थोड़े से उसको गोलियां देगा, बट अगर उसे सिर्फ गोलियों से काम नहीं बनेगा, गोलियों से सिर्फ 20%, 30%, 40% काम बनेगा। अगर उसको लॉन्ग टर्म चाहिए तो उसे थेरेपी ही लेनी पड़ेगी अंडर साइकोलॉजिस्ट। तो दोनों ही साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट हैज़ मोर सुपीरियर पावर एंड साइकोलॉजिस्ट हैव मोर मतलब पावर। दोनों की अगर पावर बैलेंस की जाए तो दोनों के फंक्शन अलग अलग है। पावर की बात नहीं आती है, फंक्शंस की बात आती है कि कौन किसका क्या रोल प्ले करेगा। अब साइकेट्रिस्ट बनने के लिए आपको MBBS लगेगा,
फिर उसके बाद आप साइकेट्री ले सकते हो और आप साइकेट्रिस्ट कहे जाओ, आपको साइकेट्रिस्ट कहा जाएगा। साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको पहले क्या करना है, मास्टर्स बैचलर्स ख़त्म करना है। नहीं बैचलर्स किया, बैचलर्स के बाद फिर आपको एमए मास्टर्स साइकोलॉजी ख़त्म करना है। मास्टर ख़त्म करने के बाद आरसीआई अप्रूव्ड कोर्स करना है, जो कि 1 साल का होगा या फिर 2 साल का होगा। उसके बाद आपके पास राइट आते हैं क्लिनिकल सेक्टर में प्राइवेट प्रैक्टिस करने की। ठीक है, अब आते हैं हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी इसमें कैसे काम करती है, ये ब्रांच माइंड के सॉफ्टवेयर को स्टडी करती है। मतलब अब ये हमारा ब्रेन है, अब ये ब्रेन के अंदर कैसे प्रोसेसेस होती है, थॉट प्रोसेस कैसी होती है, हम कैसे विचार मतलब कैसे डिसीजन लेते हैं, उन सारी चीज़ों पे काम करता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। मतलब उसके अंदर के पार्ट्स में ध्यान से देखो, यहाँ पे होता है हमारा ब्रेन, हाउ वी गिव अटेंशन, हाउ वी परसीव द इंफॉर्मेशन, हाउ आर मेमोरी स्टोर्स द थिंग्स एंड हाउ वी सॉल्व द रीजनिंग्स। इन सारी चीज़ों पे साइंटिफिकली काम करता है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। मतलब पूरी तरह से कॉग्निटिव लेवल पे काम करता है, अंदर के बिहेवियर्स पे, बाहर के बिहेवियर्स पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, तुम मूवी का डायलॉग याद रखते हो बट एग्जाम का आंसर भूल जाते हो। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरेस्ट, हमारा अटेंशन कहाँ पे ज़्यादा है, हमने कितनी इंफॉर्मेशन परसीव की, हमारे परसीव करने के बाद मेमोरी में कितना स्टोर हुआ और हमने उसको कितना आउटपुट दिया, ये सारी चीज़ों का रीज़न हमें कौन देता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव साइकोलॉजी। अब कंपैरेटिव साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन वर्सेस एनिमल बिहेवियर का कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, कुत्ते को बेल बजने के बाद मुंह में पानी आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसे कंडीशनिंग किया गया है, उसे कंडीशंस लगाए गए हैं कि जब जब उसे बेल बजी उसे खाना दिया, जब जब बेल बजी उसे खाना दिया, बिना बेल के उसे खाना दिया ही नहीं। फिर भी इसी वजह से जब जब बेल बजी, रिंग बजी, तो कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। अब सेम तरीके से ह्यूमन ब्रेन काम करता है क्या, नो। 2 स्कूल्स में घंटी बजने के बाद उसे पता चलता है कि चलो ब्रेक हो चुका है, तो जस्ट फॉर द मैसेज। पर ऐसा नहीं है, अब मंकी को केला देखने के बाद मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ह्यूमन को भी केला देखने के बाद मुंह में पानी आ जाता है। हाउ द साइकोलॉजी इज वर्किंग, क्या ह्यूमन को मुंह में पानी आएगा एक जिंदा मुर्गा देख के, नहीं। जब वो कटा हुआ चिकन देखेगा तब भी उसके मुंह में पानी नहीं आएगा, बना हुआ चिकन दिखेगा तो उसके मुंह में पानी आएगा। बट अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर को अगर कोई भी जिंदा एनिमल दिख गया तो भी उसके मुंह में पानी आ जाता है, बिकॉज ही इज कार्निवरस, वी आर हर्बीवरस प्लस कार्निवरस, वी कैन वर्क इन बोथ वेज। सो दैट्स हाउ लर्निंग, इंस्टिंक्ट एंड अडेप्टेशन, इन दोनों चीज़ों पे काम करती है। कंडीशनिंग ह्यूमन में भी होती है, पर उसे कंडीशनिंग देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस इमेज में ध्यान से देखो कि जब जब रिंग बज रही है, अगर उसे पता है कि उसकी लव्ड वंस, गर्लफ्रेंड, वाइफ उसे कॉल करती है तो उसे अच्छा लगता है। बट अगर वो राह देख रहा है तो जब भी बेल बजेगी तो वो एक्साइटमेंट के साथ देखेगा कि किसका कॉल आया है। अगर एक बिजनेसमैन है तो वो किस होप से कॉल की तरफ देखेगा कि मुझे बिजनेसमैन कॉल करे, सॉरी कि मुझे क्लाइंट्स कॉल करे, मुझे पेमेंट का कॉल आएगा। अगर एक बॉस बैठा हुआ है तो वो क्या एक्सपेक्ट करके बैठेगा कि किसी एम्प्लॉय ने कॉल किया है, क्या कोई सीरियस इशू हुआ है, इस होप में कॉल करेगा, कॉल की तरफ देखेगा और उसके अंदर उस तरीके का स्टिमुलस क्या कहेंगे स्टिमुलस जनरेट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम काउंसलिंग साइकोलॉजी, द मोस्ट फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को यही पता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी किसे कहते हैं, कि लोगों को हमें बताना है, मदद करना है, हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, वो काम करेगा काउंसलिंग साइकोलॉजी में। अब बाकी सारे बैक एंड में काम करते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गया, वो स्टडी रिसर्च पर्पस के लिए काम आती है। बट रही बात काउंसलिंग साइकोलॉजी की, ये फ्रंट एंड, मतलब ये लोगों के बीच रह के हम इसमें काम कर सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में वैसा नहीं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी सिर्फ आपको नॉलेज देगा, रिसर्च देगा, आपको एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने में मदद करेगा, बुक लिखने में मदद करेगा, एजुकेशनल वीडियोस बनाने में मदद करेगा, या फिर लोगों को नॉलेज देने में मदद करेगा। बट काउंसलिंग साइकोलॉजी आप लोगों के बीच रह के लोगों से डील करना सिखाएगी काउंसलिंग साइकोलॉजी। अब इसका रोल क्या है, ध्यान से देखो, रोल हेल्पिंग पीपल विद एवरीडे प्रॉब्लम। अब कैसे कैसे इश्यूज, कॉमन इश्यूज देखेंगे, किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सैडनेस आ गई है,
कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहा है, कन्फ्यूजन में है, रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम डील करना है, उसे डील नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को डील करेंगे काउंसलर्स, मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इसे करियर में कोई प्रॉब्लम है, तो अब कोई करियर एक्सपर्ट काउंसलर उसके साथ बैठेगा, इसे हेल्प करेगा कि भैया तेरा क्या प्रॉब्लम है, असिस्टमेंट कंडक्ट करेगा। असिस्टमेंट कंडक्ट करने के बाद पता चलेगा कि इसका इंटरेस्ट कैसा है, वो किस में बेटर परफॉर्म करेगा, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट देखेगा। अब हेल्पिंग अप्रोच, एक्सप्लोरिंग द स्ट्रेंथ एंड सॉल्यूशंस। अब ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इसके साथ बैठेगा और एक्सप्लोरिंग मतलब खुद के स्ट्रेंथ्स क्या है, सॉल्यूशन क्या मिल सकता है, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसका ब्रेक डाउन करेंगे। सर लाइफ का डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अब इसने साइकोलॉजिस्ट मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को बताया, तो ही विल से लेट्स एक्सप्लोर योर स्ट्रेंथ। अब वो असिस्टमेंट भी कंडक्ट कर सकता है या फिर उसके क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ के उसे इंटरेस्ट पता चलेंगे तो उसी अकॉर्डिंगली ही विल ट्राई टू डील विद दिस पर्सन। एंड नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। दिस ऑल थिंग्स वर्क अंडर प्रैक्टिकल थिंग्स। ध्यान से देखो, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ स्पैन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब कोई भी इंसान पैदा होता है, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है बर्थ से टिल तो उसके एंड तक वो क्या क्या करता है, क्या क्या किया है, ये सारी चीज़ें डील करने को हमें मिलेगी कि हाउ द पर्सन हैज़ ग्रोन इन देयर लाइफ। ध्यान से देखना, क्या स्टडी करते हैं हम इसमें, हाँ इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब ध्यान से देखो, एक इंसान छोटे से बड़ा होने तक उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेन स्टेजेस होती है इन्फेंसी, मतलब लर्निंग वेरी बेसिक स्टफ लाइक ईटिंग, पूपिंग मतलब हगना, ये सारी चीज़ें हम कौन से फेज़ में सीखते हैं, फर्स्ट फेज़ में, कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, कौन हमारा है, कौन हमारे अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे सीखने मिलती है, इन्फेंसी में, मतलब इन्फेंट लर्निंग बेसिक्स। नेक्स्ट हमारा चाइल्डहुड आता है, मतलब हम यहाँ पे एक्चुअल सोसाइटी एक्सपोज करते हैं, जैसे कि प्लेइंग इन स्कूल, एक्सप्लोरिंग द टीचर्स, एक्सप्लोरिंग फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट एडोलेसेंस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे मिलते हैं एग्जैक्ट फ्रेंड्स, हमें फ्रेंडशिप समझ में आती है। फिर उसके इस फेज़ में तो हम सिर्फ हमारे जेंडर के साथ खेलना पसंद करते हैं, पर एडोलेसेंट होने के बाद हम अपोजिट सेक्स हमें समझ में आता है। उसके बाद कौन हमारे फ्रेंड्स है, कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन से स्किल है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को हमें एडोलेसेंस में मिलते हैं, जो कि 12 एज तक होती है, 12 तक होती है। 13 के बाद आप अडल्टहुड में आ जाते हो, ठीक है, मतलब आप अडल्ट कहलाए जाते हो 13-14 के बाद। 18 के बाद तो आप ठीक है, आप एक्स्ट्रा टीनेज में आ जाते हो, टीनेज वाला फेज़ आ जाता है आप में, तो अडल्ट हो। तो अब अडल्ट होने के बाद आपको समझ में आती है आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हो, क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अडल्टहुड में आपको पता चलता है आपका करियर, फैमिली, मतलब आप खुद फैमिली बिठाने के लिए, सेट करने के लिए रेडी हो जाते हो। फिर आपको रिलेशनशिप समझ में आता है, फिर आपको वाइफ क्या होती है, चिल्ड्रन क्या होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है लाइफ में, वो सारी चीज़ें इसमें समझ में आती है। फिर ओल्ड एज होने के बाद आपको हेल्थ एंड विजडम पे ध्यान देना पड़ता है। तो ओवरऑल लर्निंग बेसिक्स फ्रॉम स्कूल लाइफ टू अडल्ट लाइफ, ये सारी चीज़ें हमें एक इंसान कैसे डेवलप करता है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ पे समझने को मिलती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। अब ये आपको किस में हेल्प कर सकती है, रिसर्च में हेल्प कर सकती है, बैक एंड में हेल्प कर सकती है, लोगों को एजुकेट करने में हेल्प कर सकती है, काउंसलिंग में भी हेल्प कर सकती है, बट ये फ्रंट एंड में नहीं होता है, ये बैक एंड में ही चलती रहती है रिसर्च डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है। अब आती है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनहांसिंग हाउ वी लर्न एंड टीच। ये R&D टीम में ज़्यादा काम कर सकते हैं इसमें। कैसे, देखो, एक स्कूल में व्हाट इट स्टडीज, इम्प्रूविंग लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेसेस, कि अगर किसी इंसान को हमें मेथड्स देनी है, कॉन्सेप्ट देनी है, तो कौन से कॉन्सेप्ट्स के साथ वो इंसान लर्न कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है काउंसलिंग
एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अब इसका फोकस होता है लर्निंग स्टाइल की कौन सी सिलेबस होना चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ देनी चाहिए, ये सारी चीज़ इसमें करेंगे। टीचिंग मेथड मतलब टीचर्स को कौन से मेथड्स के साथ लर्निंग करनी चाहिए। इफेक्टिव मेथड कौन सी मेथड यूज़ करने से स्टूडेंट्स को याद रह सकता है, उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो सकती है, कौन सी एक्टिविटीज़ हम दे सकते हैं। स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कौन सा बिहेवियर नॉर्मल है, कौन सा बिहेवियर अब नॉर्मल है, डिसिप्लिन कैसा लगाना चाहिए, कैसे उन्हें ट्रीट करना चाहिए, कौन सी चीज़ें उन्हें बतानी चाहिए, कौन सी नहीं बतानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में सीखते हैं, जो कि हर टीचर को दी जाती है सबसे पहले इन द बिगिनिंग फेज। द रियल एग्जाम्पल बताया जाए तो डिफरेंट स्टूडेंट, देखो हर कोई विजुअल लर्नर है, कोई ऑडिटरी लर्नर है, कोई काइनेथिस्टिक लर्नर है। फॉर एग्जाम्पल उसे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं सीखने के लिए, तो ये लर्निंग्स के टाइप हो गया। अब इसमें ये बताया जाता है कि हर स्टूडेंट अलग होता है और हर किसी की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है। कोई इस मेथड से ज़्यादा सीखता है तो कोई इस मेथड से ज़्यादा सीखता है तो कोई इस मेथड से ज़्यादा सीखता है। अब तीनों भी मेथड्स इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों का मिक्स करने के बाद जिस मेथड से सीखना है वो उस मेथड से सीख जाता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल इंसाइट, टीचिंग शुड मैच लर्निंग स्टाइल। अब जो कुछ भी हमारे विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, उसकी स्टाइल मैच हो जानी चाहिए। दैट्स ऑल इट्स थॉट अबाउट। तो बेसिकली आप एक अच्छे एजुकेटर बन सकते हो ये सीखने के बाद, या फिर आप एक रिसर्चर बन सकते हो, या फिर आप एक स्टूडेंट बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड में एक प्रॉपरली आप सेटिंग कर सकते हो इस मामले में। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। अब एनवायरमेंटल साइकोलॉजी किस में डील करती है? हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट आवर बिहेवियर। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में जाते हो, आपका एनवायरमेंट कैसा है और वो आप पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, उस चीज़ पे स्टडी करता है हमारा एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। आप यू आर विद द ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो उनकी मेंटालिटी, उनका एटमॉस्फेयर आप पे कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें समझाने के लिए एनवायरमेंटल साइकोलॉजी काम करती है। अब सिंपल ट्रूथ बताया जाए तो एनवायरमेंट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर सेल्व्स एंड उससे ही हमारा बिहेवियर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे घर में रहते हो जहाँ पे सारे लोग सिंगर है, ठीक है, कोई म्यूजिशियन है, किसी को कोई आर्ट आता है, कोई ड्रम वाला है, कोई हारमोनिस्ट है, कोई गिटारिस्ट है, मतलब हर कोई आपके आसपास म्यूजिशियन है। तो कहीं ना कहीं आप पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरता है कि आप में भी म्यूजिशियन वाले क्वालिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और आपका भी बिहेवियर उस तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी घर में आप देखोगे कि उसमें बैंकिंग का इफेक्ट है, मतलब मदर वॉज इन बैंकिंग सेक्टर, फादर इज़ बैंकिंग एजुकेटर, ठीक है, उसी ब्रदर बड़ा भाई भी कि बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी कहीं ना कहीं बैंकिंग रिलेटेड ही काम में जाएगा क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर उसे अलाउ करता है। नेक्स्ट, अब वो तो हमने एनवायरनमेंट देख लिया, अब है हमारा नॉइस से हमें क्या होता है? इरिटेशन होता है, स्ट्रेस होता है, हॉर्न आता है, लाउड ट्रैफिक है, इसमें इंसान सिटी लाइफ में चिड़चिड़ापन, भागम दौड़ी, ये सारा उस पर अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अब पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन हमारे बायोलॉजी मतलब फेस पे तो रिफ्लेक्ट करता ही है, बट हाई पोल्यूशन हैज़ मोर चांसेस ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रेस लेवल इन योर सेल्फ। सिटी में लोग चिल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक, वो अलग बात रहेगी, बट वो कैसे आपके ब्रेन को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के साथ, हाई नॉइज़, हाई चीज़ों के साथ आए तो घर में आपको रिलैक्स लग रहा है, बट फिर भी कोई तो भी बड़बड़ कर रहा है, किसी ने ज़्यादा टीवी हाई वॉल्यूम पे सेट कर दिया, तो आपको स्ट्रेस और फटीग हो सकता है। हीट हो रही है बाहर ज़्यादा, तो आपको हीट सही नहीं जाती है, तो वो आप में अग्रेशन और रेस्टलेसनेस लाती है। ऑब्वियसली गर्मी में तो इंसान को रेस्टलेसनेस फील होता ही है, तो उससे आपको में फटीग बढ़ता है। ये है एटमॉस्फियर, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। अब रियल लाइफ इम्पैक्ट, आप ऐसे जगह पे रहते हो तो आप पे क्राउड, सिटीज़, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। और आप ऐसे एटमॉस्फेयर रहते हो मतलब ग्रीन स्पेस में, तो आप में कामनेस, हैप्पीनेस आने के चांसेस ज़्यादा है। रही बात मेसी एटमॉस्फेयर, मेसी रूम में रहते हो, मेसी, तो उसमें आपको लेजीनेस या फिर लो फोकस का मतलब हाई चांसेस है, ये साइकोलॉजी कहती है, ठीक है। हेमोंशु कहाँ पे रहता है? नॉइजी स्ट्रीट में, तो उसे स्टडी पे फोकस करना मुश्किल जाता है। बट रिया एकदम स्पील एंड ग्रीन स्पेस कैंपस में रहती है, तो उसे पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा पीसफुल और फोकस्ड फील होता है, शायद वो थोड़ा सा लेजी या फिर रिलैक्स भी फील कर सकती है। सेम स्टूडेंट बट डिफरेंट एटमॉस्फेयर एंड डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं।
वैसे ही घर में भी आपका जैसे एटमॉस्फेयर है वैसे आप बिहेवियर दिखाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमें कि एनवायरनमेंट शेप्स मूड, माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। आपका रूम भी डिसाइड करता है कि आपका माइंड और मूड कैसा रहेगा। कंट्रोल नॉइस, रिड्यूस पोल्यूशन एंड क्रिएट ग्रीन स्पेस दैट कैन हेल्प यू डू मोर स्टडी। तो बेटर एनवायरनमेंट, बेटर हेल्थ एंड बेटर बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करने को मिलती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आती है ऑब्वियसली। साइकोलॉजी एज अ साइंस, मतलब बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ है, थियरीज है, एक्सपेरिमेंट्स है जो कि आपको प्रूव करवाने में मदद करती है कि वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इट इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी बिहेवियर। अब इसमें देखो हाइपोथेसिस मतलब एक क्वेश्चन है या फिर प्रेडिक्शन है। अगर मुझे कहना है कि मेसी रूम में स्टूडेंट लेजी हो जाता है एंड कांट फोकस, अगर ये मुझे हाइपोथेसिस, ये मेरा प्रेडिक्शन है बराबर, तो उसके लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 लोगों को मेसी रूम में रखूंगा और 10 लोगों को क्लीन रूम में रखूंगा और 10 लोगों को एटमॉस्फेयर में रखूंगा, ठीक है। फिर मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, आई विल कंडक्ट दिस टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद मैं उसका डेटा कलेक्शन करूंगा और डेटा को ऑब्जर्व करूंगा कि कहाँ पे किसका क्या बिहेवियर है, इन 10 लोगों का बिहेवियर कैसा है, फोकस हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर ये क्लीन रूम में कैसे लोग बिहेव करते हैं या फिर ओपन एटमॉस्फेयर में लोग बिहेव कैसे करते हैं, मैं वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा। ऑब्जर्व करने के बाद मैं लाऊंगा एक कंक्लूजन, मेरा रिजल्ट आएगा। अब मैंने जो हाइपोथेसिस दिया है उस हाइपोथेसिस के अनुसार कितना परसेंट लोग किस में परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट मैं पब्लिश करूँगा। दिस इज़ हाउ द हेल्प। ये फील्ड आप किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हो एज अ साइंटिस्ट, आप इसमें साइंटिफिक स्टडी कर सकते हो। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक एग्जांपल हाइपोथेसिस है, पीपल वॉच वायलेंट वीडियो गेम्स बिकम अग्रेसिव, मतलब वायलेंट गेम खेलने वाले लोग अग्रेसिव बन जाते हैं, ये हाइपोथेसिस है। बट अब इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे रिजल्ट क्या आएगा, इंक्रीज्ड अग्रेशन इन प्लेयर्स, तो ये मेरा रिजल्ट आया। इसके बीच मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद मैंने लोगों को बताया मतलब डेटा कलेक्शन किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने वो ऑब्जर्व किया एंड रिजल्ट दिया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, देखो वाई वी बिहेव द वे वी डू, मतलब हम जो कुछ भी बिहेव कर रहे हैं जनरली वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, दैट एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन दिस। देखो अब कैसे, अब बिहेवियर इज इक्वल्स टू सर्वाइवल मैकेनिज्म, मतलब हम सर्वाइवल करने के लिए क्या बिहेवियर दिखाते हैं, ध्यान से देखो। आर बिहेवियर इन्वॉल्व्स टू इंक्रीज आर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, मतलब हमारा बिहेवियर जो कुछ भी है हमें वो सर्वाइव करने के लिए फोर्स करता है। मतलब देखो हमें खाना खाना है तो हमारा खाने को देखकर क्या नज़रिया है वो डिसाइड करता है कि हम कितना सर्वाइवल मोड में है, या फिर रिलेशनशिप बनाना पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ। देखो ध्यान से देखो, फियर ऑफ डार्क, अंधेरे से डरना। अब ये हमारा फियर सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि अगर हम रात से नहीं डरेंगे तो कहीं पर भी हम अंधेरे में बिना डरे चले जाएंगे, शायद हमारे पैर में कांटा चुभ सकता है, या फिर हम किसी ऐसे एनिमल के पंजे में आ जाएंगे जहाँ से हम बच नहीं सकते। तो अगर हम अंधेरे से डरेंगे नहीं तो खुद को बचा कैसे पाएंगे। अगर तुम्हारे सामने लायन खड़ा है और तुम्हें लायन से डर ही नहीं लगता है तो लायन तुम्हें सीधा तुम डरोगे नहीं तो वहाँ से भागोगे नहीं तो टाइगर तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें खा जाएगा, सिंपल सी बात है। दैट इज़ वाई फियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फियर, हम क्यों डरते हैं डार्क से, उसका रीज़न देने के लिए, मतलब हम डार्क से डर रहे हैं वो हमारा बिहेवियर है, तो वो बिहेवियर क्यों आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन हमें कौन देगा, बिहेवियरल, मतलब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, हम ऐसे क्यों इवॉल्व हुए हैं, दैट्स वाई। तो नेक्स्ट अट्रैक्शन, फिट हेल्दी पार्टनर एंड स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग। हम अट्रैक्टिव पार्टनर से अट्रैक्ट क्यों होते हैं, यह हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें कौन देता है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। बेसिक सा उन्होंने, अगर हमें देखो हमें अट्रैक्शन क्यों फील होता है,
क्योंकि हमारा सामने वाला पार्टनर फिट है, हेल्दी है, उससे हमें क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर ऑफस्प्रिंग, मतलब एक अच्छा हेल्दी बच्चा मिलेगा, जिससे वो भी हेल्दी रहेगा, हम भी हेल्दी रहेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और हमें भी कुछ अच्छी सर्विस मिल सकती है सामने वाले से। नेक्स्ट, आर इंस्टिक्ट्स लिंक टू एंसेस्टर्स टू सर्वाइव करना था। ठीक है, अब हमें सर्वाइव करना था, इसलिए हमने ये चॉइसेस किया। सब कुछ सर्वाइवल से लिंक्ड है, जैसे कि डेंजर को अवॉइड करना, अच्छे पार्टनर को चूज करना, रिसोर्सेज ढूंढना, ये सारी चीज़ें हमें इवोल्यूशन सिखाता है। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक साइकोलॉजी। अब फॉरेंसिक साइकोलॉजी मोस्टली क्राइम रिलेटेड वर्क्स में हमें काम आती है, जैसे कि वेयर लॉ मेट साइकोलॉजी। ध्यान से देखो, अब साइकोलॉजी कहाँ पे काम में आई? ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने, बराबर। क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, अगर डिसीजन लिया भी तो कौन सी साइकोलॉजी उसने यूज़ की होगी टू फाइंड आउट द क्राइम देने के लिए क्या रीज़न यूज़ किए होंगे, वो सारी चीज़ें हमें इसमें काम में आती है। पर ये कहा जाए तो ये रिलेटेड विद हमारे क्या कहते हैं, लॉ के साथ कनेक्टेड है। देखो लॉ के साथ कैसे कनेक्टेड है? क्रिमिनल की प्रोफाइलिंग करने में, कोर्ट केसेस में हेल्प करती है, मेंटल स्टेट एनालिसिस करती है, मतलब क्रिमिनल की मेंटल स्टेट क्या है, वो मेंटली ठीक है या फिर नहीं है, उसने क्राइम किया तो उसकी प्रोफाइलिंग क्या है, वो सारी चीज़ों का यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिमिनल फॉरेंसिक साइकोलॉजी। अब फॉर एग्जांपल, वाई किलर ने ऐसा किया, तो क्यों किया, किलर खुद को कैसे जस्टिफाई करेगा, ये सारी चीज़ों का रीज़न कौन देगा? फॉरेंसिक साइकोलॉजी। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट रूम बैटल, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि किलर ने ऐसा किया तो क्यों किया, किलर खुद को कैसे जस्टिफाई कर रहा है। कोर्ट रूम में बैटल चलती है कि किलर की सेंस ऑफ रियलिटी सही है, क्या उसने वो सेंसेस में रह के क्या अग्रेशन में किया, या फिर वो साइकोलॉजी सच में ठीक है या फिर नहीं है, तो उसका मेंटल स्टेट के हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर वो मेंटली बीमार है फिर भी उसे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर निकल के आता है उसके मेंटल स्टेट थोड़ी सी ख़राब थी या फिर वो मेंटली इल है, जैसे कि बॉर्डर लाइन वाले हो गए, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हो गए, तो दिस आर प्योर क्रिमिनल माइंडसेट पीपल। मतलब इन्हें खून करना, मारना, साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाए, या फिर साइकोटिक में हम साइकोपैथ कहते हैं। अगर प्रूफ होता है कि उसमें कोई तो भी मेंटल डिसऑर्डर है तो उस हिसाब से उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। दैट्स वाई फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज यूज्ड। ठीक है, लॉ प्लस साइकोलॉजी को मिलके बनता है हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ साइकोलॉजी। ये क्या काम करता है? हमारा माइंड और बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है कि हाउ हेल्दी आर बोथ पार्ट्स कनेक्टेड। सिंपल ट्रूथ, माइंड और बॉडी का लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? देखो, माइंड क्या करता है? हमारे थॉट्स एंड स्ट्रेस मैनेज करता है, बराबर। उसी के वजह से उसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर बाहर निकलता है। अब बिहेवियर बाहर निकलने के बाद हमारा बॉडी क्या करता है? बॉडी में एक शुगर होता है जो रिलीज करता है। अब हमने बॉडी में से शुगर लिया, दिस इज शोइंग अस दैट कि हाउ आर बॉडी केमिकल्स एंड बिहेवियर्स आर मैनेजिंग। क्योंकि अगर शुगर हुआ तो हमारे हाइपर बिहेवियर्स ज़्यादा दिखते भी हैं। इसी वजह से हम शुगर खाना कम करना या फिर स्वीट चीज़ों को कम करना, उस वजह से हमारी बॉडी में जो केमिकल रिलीज होते हैं उससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को भी ट्रिगर हो सकता है, या फिर थॉट्स ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाना। तो ये कनेक्शन हमें कौन बताता है? हमारा माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस आया, हमारा बीपी एंड डायबिटीज़ बढ़ जाता है। नेगेटिव थॉट्स आ गए तो हमें स्ट्रेस बढ़ता है, बीपी बढ़ जाता है, हमारे शुगर लेवल बढ़ जाता है। नेगेटिव थॉट आ गए तो हमारी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है या फिर हाई हो जाती है, मतलब ज़्यादा खाना या फिर एपेटाइट हो जाना, या फिर बिल्कुल भी भूख ना लगना, ओवर थिंकिंग होना, या फिर वायरस का वीकन, बॉडी में वायरस का सिम्टम्स दिखाना। ये सारी चीज़ें कहाँ से कनेक्टेड है? स्ट्रेस, हमारा मेंटल प्रॉब्लम, और उसी के साथ साथ शुगर बढ़ना
या फिर शुगर कम हो जाना या फिर बीपी बढ़ जाना, ये सारे दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। उन दोनों को बैलेंस रखने के लिए सोचो, बीमारी बना सकती है हमारे अंदर। तो नेगेटिव थॉट्स ने क्या किया, हमारी बॉडी को इल दिया, मतलब फिजिकल इलनेस दिया। फिर उसके लिए हमें रिकवरी करने के लिए लॉन्ग टाइम लगा, मतलब माइंड को भी ठीक रखना है। दैट्स वाई इसे कहते हैं हम हेल्थ साइकोलॉजी, कि हाउ हेल्थ साइकोलॉजी वर्किंग अंडर दिस। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजी इम्प्रूविंग लाइफ एट वर्क, मतलब हम हमारे लाइफ पे कैसे काम कर सकते हैं। अगर देखो तुम्हें वर्क पे फोकस करना है तो तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन किससे मिलेगा, तुम्हें अच्छी लीडरशिप करने से। लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों मिला प्रॉपरली तो हम प्रोडक्टिव बनेंगे काम में। अगर प्रोडक्टिव नहीं बनेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन किस चीज़ से मिलेगा, लीडरशिप से मिलेगा। अच्छी लीडरशिप मिलेगा तो मोटिवेशन अच्छी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर दोनों अच्छे से बढ़े रहे तो हमें मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। अब रियल लाइफ देखते हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ परफॉर्म हाई एंड स्ट्रेसलेस, ठीक है। वहीं पे इफेक्टिव लीडर्स क्या करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, हमें आउटपुट देने में मदद करते हैं, हमारे मॉरल डाउन नहीं होने देते। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हमेशा हाई परफॉर्म करते हैं, बट उन्हें उस तरीके से मोटिवेटेड भी रखना पड़ता है। एचआर से भी आगे रहते हैं। सो बेटर बिहेवियर बनाना है तो हमें आइडियोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी क्लियर रखनी पड़ेगी, मोटिवेशन क्लियर रखना पड़ेगा, डायरेक्शन क्लियर रखना पड़ेगा। दैट्स हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स। मतलब इसमें इतना ज़्यादा बोलने ऐसा है भी नहीं कुछ, बट हाँ इसमें आप एचआर पोजीशन में रह सकते हो, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, या फिर तुम्हारे एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ संभालने के लिए भी तुम्हें इसे काम में आ सकता है, ठीक है। सिंपली स्टाफ आगे, मतलब मोटिवेट करो, लीड करो एंड बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, उसके लिए इस सेक्टर में काम करते हो। और दूसरा सेक्टर ये भी है कि भैया तुम्हारे एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है, वो भी संभालने के लिए तुम्हें इसमें काम आ सकती है ये चीज़। नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब तुमने देखे होंगे लाइफ कोचेस, या फिर तुम्हारे संदीप माहेश्वरी हो गया, या फिर जो कुछ भी तुम्हें मोटिवेट करते हैं तुम्हारे लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी यूज़ की जाती है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी किस में मदद होती है, पॉजिटिव साइकोलॉजी बूस्टिंग हैप्पीनेस एंड वेलबींग। देखो कैसे, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास पोटेंशियल है, वो पता होने से तुम्हें हैप्पी होगा। हैप्पी होने के बाद तुम दोनों का इस्तेमाल करके खुद में ग्रोथ दिखा सकते हो। अदरवाइज तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, तुम में विल नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो तुम खुद को ग्रो कैसे करोगे। आफ्टर ऑल यू आर ग्रोइंग टू बी हैप्पी एंड यू आर बीइंग हैप्पी टू ग्रो। तो अगर हैप्पी रहोगे तो ग्रो करोगे, और ग्रो करने के बाद तुम्हें क्या मिलना है, और हैप्पीनेस मिलनी है, मतलब दैट्स इट। वो सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए तुम्हें पॉजिटिव साइकोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करवा लो, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस लैम्प, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस बुक, आई एम ग्रेटफुल कि एटलीस्ट आई हैव दिस सोर्सेस वेयर आई कैन स्टडी। तो ग्रेटिट्यूड दिखाने के बाद तुम्हें हैप्पीनेस बढ़ेगी। तो मोर ओवर तुम्हें खुश रखने के लिए ये साइकोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, और खुद को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें से क्या टेक अवे ले सकते हैं। शुक्रिया अदा करना भी एक्सरसाइज हो सकती है। दैट्स वाई थिंक पॉजिटिव, फील हैप्पियर एंड लाइफ को ग्रो करो। दैट्स इट पॉजिटिव साइकोलॉजी तुम्हें समझाना चाहती है। नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी, द मोस्ट फेमस पॉइंट ऑफ द एरा। लोग दूसरों से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ये साइकोलॉजी कहाँ पे, मार्केटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लोगों को तुम्हारे पास अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए भी तुम इस साइकोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग सोशल इन्फ्लुएंस, ग्रुप प्रेशर क्रिएट करता है, सोशल नॉर्म्स क्या है एंड कन्फर्मिटी क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। देखो पीयर प्रेशर का एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल दोस्तों का कहना है कि चल सब पीने चलते हैं, बराबर। अब सब लोग पीने चलते हैं बोल दिया तो भैया ये भी पीने चल गया, क्योंकि सब लोग पी रहे हैं, मैं क्यों ना पीऊँ। दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। अगर स्कूल में
10 स्टूडेंट्स ने एक कोचिंग लगाया है क्रिकेट का, तो 11वां सोचेगा अगर सब जा रहे तो मैं भी क्यों ना जाऊँ, पीयर प्रेशर के अंडर। हालांकि उसे पसंद नहीं क्रिकेट, बट सब लोग क्रिकेट की बातें करते तो मुझे भी करना है। दैट्स वाई पीयर प्रेशर में उसने भी क्लास ज्वाइन किया एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग इट दो ही इज़ नॉट एंजॉइंग इट। अगर मना किया तो लोग क्या कहेंगे, ये सोच उसमें डेवलप हो गया। नेक्स्ट, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बिहेवियर पे? हमारे नर्वस को डिसीजन लेने को मजबूर होना पड़ा। तो मजबूर होने के वजह से उसने भी वो डिसीजन ले लिया, और डिसीजन लेने के बाद में उसे रिग्रेट हुआ कि बात मैंने पछतावा हुआ। अब ये बात देखो, पीने से तो किसी का भला नहीं हुआ, बट पीने के बाद उसे पछतावा तो होना ही है, बट पीयर प्रेशर में आके किया। दिस इज़ हाउ द सोशल साइकोलॉजी वर्क्स। तो सोशल साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उसकी रिसर्चेस क्या है, आप वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का और सोशल साइकोलॉजी का दोनों का मिक्स करके आप रिसर्च में काम कर सकते हो। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ इट। अब सोशल मीडिया साइकोलॉजी भी अलग तरीके से एक अलग फील्ड है जो कि जनरेट एंड डेवलपमेंट में है, जो कि इसका सेपरेट ब्रांच भी निकलने वाली है सून। तो इसके की इनसाइट क्या है? लोगों के चक्कर में गलत करने पे मजबूर मत होना। दैट्स वाउ द मैसेज यू हैव टू टेक। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एथलीट के माइंड को ट्रेन करता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी देखो ध्यान से, माइंड ट्रेनिंग, मेंटल फोकस, स्ट्रेस कंट्रोल करना या फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना एक एथलीट का। जीतने का और हारने का प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होता है ऐसे लोगों पे। तो मैच पे टेंशन मत लेना, ये समझाने के लिए भी हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी समझनी ज़रूरी है। तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव कैसे होगा? डिमोटिवेट होता है परफॉर्मेंस में, जैसे कॉर्पोरेट में होता है, तो सेम वे हम एथलीट के साथ ऐसे काम कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ तो ये सारी फील्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि कोई सेपरेट है। बट अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो स्पोर्ट्स में तो आपको स्पोर्ट्स फैकल्टी में ज़्यादा काम करने को मज़ा आएगा। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में करते हो जैसे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो। मतलब कहाँ नहीं है ऑप्शन, बस इतना है कि इंडिया में अभी पोजीशंस निकल रहे हैं, तुम्हारा कोच ही सारी चीज़ें कर देता है। जैसे कि अगर टीचर है तो खुद ही ढूंढ लेगा क्या करने से बच्चों को होगा, बट साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है। उसमें आपको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का यूज़ करके आप रिसर्चर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, जिसमें आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि आपको जनरल साइकोलॉजी आपको एक्सप्लोर करने में मदद करेगी। ठीक है, सो आपने अगर जो कुछ भी पार्ट है इस पहले चैप्टर के देखे नहीं हैं तो जाओ देखो ध्यान से, क्योंकि हमने इसे कवर किया है ओवरऑल। बट मैं चाहता हूँ कि आप देखो तो सोचो उस बारे में। वैसे भी हमने उसको रिवीजन टाइप में बनाए हैं, तो उसको भी आप खुद के मदद में ले सकते हो। आगे का चैप्टर हम देखेंगे साइकोलॉजी इन रेगुलर लाइफ। साइकोलॉजी सिर्फ चेयर पे बैठने के बाद या फिर किसी के मिलने के बाद नहीं, ये आप में इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब कैसे इंकलकेट हुई है साइकोलॉजी का छोटा छोटा कतरा आपके अंदर, दैट मैटर्स। सो स्टे ट्यून्ड विद माइंड स्टेशन गाइज विद मी।